हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग लक्ष्य 24 मार्च 2022 का लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको आपका पहला एग्ज़ाम देना है और यूपी बोर्ड का बिगुल बज चुका है और हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक दे रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपका ये विषय हिंदी है, इस हिंदी विषय के लिए आपको इस चैनल से कई मॉडल पेपर और कई अनसॉल्व पेपर को अध्ययन करने के पश्चात ये सेशन आपका तैयार किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ का जो कैप्शन आपका दिया गया है कि 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आपका रिजल्ट भी 90% आना तय है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए जितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये आपका केवल और केवल सेशन देखना ही, और यहाँ से अगर आप पूर्ण नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे 90% आना तय है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर स्वागत करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। सेशन को पूरा देखें। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। तो सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर पर सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ से आपको मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, साथ में लाइव क्लासेस दी जाती हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। और इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस सेशन की ओर चलते हैं और यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर कर रहे हैं और आपका रिजल्ट 90% आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि हमने आपकी तैयारी कराई है। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन पे। आपके इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। और इसकी शब्द सीमा, जैसा कि आप प्रश्न में देखते हैं, 80 शब्द होते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बहादुर कहानी के सारांश को बड़े ही आसान भाषा में मैंने आपको दिया है। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर किसने लिखा है? अमरकांत ने। एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कट व्यवहार की कहानी है। ये कहानी किसकी है? एक परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार है और उस परिवार में एक नौकर है, उसकी कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। इस कहानी में लेखक ने ही अपने आप को कहानी का मुख्य पात्र बनाया है और आत्मकथात्मक रचना इसमें बताई गई है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। जिसमें लेखक की पत्नी जो है निर्मला, यह एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक छोटा लड़का है। ये जिस कहानी का मुख्य पात्र जो बहादुर है, यह एक नौकर है। और नौकर किसके यहाँ है? निर्मला के यहाँ, जो कि नाबालिग है। चूँकि 12-13 वर्ष का है तो नाबालिग है। और वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। ये बहादुर अपने माँ के व्यवहार से परेशान होकर शहर की ओर आता है और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा सा व्यवहार करते हैं, परंतु बाद में धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगती हैं। ये अब नौकर जो है वो निर्मला के यहाँ है। पहले तो ये इसका जो व्यवहार है वो बहुत ही
अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ये जो व्यवहार उसका था वो कठोरता में बरतने लगे वो लोग। परंतु उससे घर का सारा काम करवाते हैं और इसके साथ ही साथ उससे गाली गलौज था मारपीट करते हैं। कठोरता में जो है उसमें क्या है कि घर का सारा काम भी करवाते हैं और उसके साथ में गाली गलौज भी करते हैं और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है। कहानी में बहादुर के साथ क्या क्या बर्ताव हुआ है सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया कि घर के सदस्य लोग उससे गाली गलौज करते हैं और उससे मारपीट करते हैं और झूठी चोरी का इल्ज़ाम भी लगाकर बड़े बड़े उसे अपमानित भी किया जाता है और मारा पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता। घर के सभी लोग आराम के आदी हो गए हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं। परंतु एक कहावत कही गई है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। बहादुर अब जा चुका था। बहादुर उन लोगों के व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है। अतः बहादुर सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट भरी हुई है। बहादुर में जो स्वाभिमान की और सहनशीलता की भावना है वो कूट के भरी हुई है और उसके इस चरित्र के कारण यह कहानी बहुत ही प्रिय है। तो हमने आपको बताया कि बहादुर जो है वो नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक बालक है। वह निर्मला के परिवार में एक नौकर के रूप में कार्य करता है। पहले तो उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे कठोरता में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे उसके साथ में मारपीट, गाली गलौज और चोरी के इल्ज़ाम के साथ में भी अपमानित किया जाता है। बहादुर तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है। सभी लोग आराम के आदी हो जाते हैं। धीरे धीरे वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो उसे ढूंढते भी हैं, लेकिन बहादुर अब घर छोड़कर जा चुका है। तो यहाँ अमरकांत ने बहादुर नौकर की उपयोगिता को कितनी ही आसानी तरीके से ये बताया है और यह नसीहत दी है कि किसी के साथ में गलत कार्य न करें, और क्योंकि हर व्यक्ति की, हर इंसान की समाज में बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो अनुमान है आपको बहादुर कहानी का सारांश बड़े ही आसान भाषा में क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा भी आपके प्रश्न पत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन मुहावरा पढ़ें क्या, ये सब कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से क्या पढ़ाना है यह चैनल करता है। तो कौन कौन से मुहावरे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आइए देखते हैं। पहला है मुहावरा अंडे सेना। अंडे सेना अर्थात घर में निठल्ला बैठा रहना। तो ध्यान रखें, अंडे सेना का मतलब घर में निठल्ला बैठे रहना। वाक्य प्रयोग भी देख लीजिए, घर में अंडे सेने से अच्छा है कि बाहर जाकर कुछ काम करो। दूसरा, अंक लगाना। इम्पोर्टेंट मुहावरा ये है आपका, अंक लगाना। अंक लगाना का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, गले मिलना। भरत जी जैसे ही पंचवटी पहुँचे, प्रभु श्री राम ने उन्हें अंक लगा लिया। अंक लगाना अर्थात गले लगाना। अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना अर्थात इसका अर्थ क्या है, इनकार करना या मना करना। रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा, दुकानदार ने अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना या मना करना। अगला है अंगार सिर पर धरना। इम्पॉर्टेंट मुहावरा है, ध्यान रखेंगे। अंगार सिर पर धरना मतलब अत्यंत दुख सहना। अनाथ बच्चों को जीवन भर अंगार सिर पर धरकर चलना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका मुहावरा है। अगला मुहावरा है
अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना जिसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, रामू अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। राजन को कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे आकाश पाताल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। इस समय जैसे आप सभी लोग आकाश पाताल एक कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका मुहावरा है एक अनार 100 बीमार, अर्थात इसका क्या अर्थ होगा? एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न करना। तो ध्यान रखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भी आपका मुहावरा है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? एक पद के लिए 2 लाख आवेदन। मान लीजिए किसी पद के लिए 2 लाख एक पद निकला और उसके आवेदन 2 लाख पड़े, तो ये क्या कहा जाएगा? एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट आपका है कच्चा चिट्ठा खोलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी मुहावरा है। किसी के दोष को सबके सामने बताना। कच्चा चिट्ठा खोलना करण की गंदी आदत है। वाक्य प्रयोग क्या होगा? कच्चा चिट्ठा खोलना करण की गंदी आदत है, किसी के दोष को सबके सामने बता देना। फिर अगला आपका मुहावरा है कूपमंडूक होना। कूपमंडूक होना अर्थात सीमित ज्ञान होना। आज के वैश्विक युग में भी बहुत लोग कूपमंडूक हैं, हम सभी जानते हैं। कूपमंडूक का मतलब सीमित ज्ञान होना। इसके बाद खून सफ़ेद हो जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में लगा लीजिएगा। खून सफ़ेद हो जाना, निर्लज्ज होना। खून सफ़ेद हो जाने पर ही बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, निर्लज्ज हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी का ये मुहावरा आपका है। फिर अगला है घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना, क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च कर देना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि घर फूंक तमाशा देखने की आदत छोड़ो, बचत करना सीखो, आपका इम्पोर्टेंट है। फिर अगला आपका है घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना। मोहन ट्रेन न पकड़ सका और उसके मित्र हंसकर उसके घाव पर नमक छिड़क रहे थे। तो घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना। अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना, अर्थात खुशी मनाना। निहारिका के पास होने पर उसके माँ ने घी के दिए जलाए। तो जब निहारिका पास हुई तो उसके माँ ने घी के दिए जलाए, अर्थात खुशी मनाए। आपका अगला इम्पोर्टेंट जो मुहावरा है टोपी उछालना। टोपी उछालना इम्पोर्टेंट आपका यह भी कैटेगरी का है मुहावरा, ध्यान रखेंगे। इज्जत से खिलवाड़ करना। संतान को अपने माँ बाप की टोपी नहीं उछालनी चाहिए। कितना बेहतरीन वाक्य प्रयोग आपको दिया जा रहा है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ी बनाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका मुहावरा है। इस झगड़े के पीछे माखन सिंह है, उसी ने तिल का ताड़ बनाया है। ध्यान रखेंगे तिल का ताड़ मतलब किसी छोटी बात को बहुत ही बड़ी बना देना। ये 15 आपको मुहावरे दिए जा रहे हैं और मेरा अनुमान है यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके बनेंगे अगर आप सारे मुहावरे अपने दिमाग में सेट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीके से फिर से इम्पोर्टेंट कैटेगरी का दिया जा रहा है। उपमा एवं रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखेंगे ये अलंकार भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना है। मैंने फिलहाल आपको क्वेश्चन जरूर दिया है लेकिन आपको अलंकार पूरा पढ़ाने की कोशिश किया है। पहला जो अलंकार हमने आपको एग्ज़ाम के कैटेगरी से दिया है वो है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। ध्यान रखेंगे उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगर एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती है तो वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार होता है।
जैसे आपका ऑप्शन एग्जाम्पल है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरशा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ बताया जा रहा है व्यक्ति का जो हृदय है उसकी गंभीरता सागर से की तुलना की जा रही है। व्यक्ति के हृदय की गंभीरता किससे तुलना की जा रही है? सागर की गंभीरता से की जा रही है। फिर दूसरे पंक्ति में गिरशा हो ऊंचा हो जिसका मन, अर्थात यहाँ व्यक्ति के मन की तुलना पहाड़ से की जा रही है। किससे की जा रही है? पहाड़ से की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का यह अलंकार है। फिर अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त कर उसे एक कर दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे, जब उपमेय और उपमान का जो भेद है समाप्त कर उसे एक ही बना दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ मैंने उपमेय और उपमान के बारे में भी बताया है। तो जिससे उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है और जिसकी उपमा हो रही है वह उपमान होता है। जैसे अब आपको उदाहरण से क्लियर होगा, चरण कमल बंदों हरिराई। यहाँ क्या बताया गया है? चरण कमल बंदों हरिराई। तो भगवान के चरण को, कमल रूपी चरण को, कमल से तुलना हो रही है। किसकी हो रही है? चरण की हो रही है। तो भगवान के कमल रूपी चरण की वंदना करना ये बताया जा रहा है। तो यहाँ कमल है नहीं, कमल से उसकी तुलना हो रही है चरण की, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी तरह उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ध्यान देंगे, उदित उदयगिरि मंच पर, तो पहाड़ पर जब सूर्य भगवान उग रहे हैं, पहाड़ पर जब सूर्य भगवान उग रहे हैं तो वहाँ भगवान श्री राम उस सूर्य को एक पतंग के रूप में माना है। तो यहाँ तुलना जो पतंग की हो रही है वो सीधे सूर्य से हो रही है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर तीसरा आपका ही ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। मतलब जिससे तुलना हो रही है वो तुलना वाली चीज़ न हो और जिसकी हो रही है वही मान लिया जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे आप यह भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, जो चीज़ है नहीं वही मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको की फैक्ट भी दे दिया जा रहा है। इस अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अगर आपको लाइन में, पंक्तियों में मानो, जानो, जनु, मनु ये अगर मिल रहा है तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण में, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोह नील मणिशैल पर आतप परव प्रभात। बहुत ही सुंदर लाइन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, श्याम भगवान श्री कृष्ण, सलोने सुंदर, गात शरीर, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीतपट पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर एक पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं और वो बहुत ही शोभ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मानो नीलमणिशैल अर्थात नीलमणि पर्वत पर आतप परव प्रभात। जैसे कि नीलमणिशैल पर, मानो कि नीलमणिशैल पर एक तुरंत अभी सुबह की वेला हो रही है, अर्थात सूर्य चमक रहा है।
तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर जब उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है तो वह इतना सुंदर लग रहा है जैसे कि किस नीलमणि शैल पर सूर्य की पीली किरण पड़ रही हो और वह सुंदर लगती है। उसी तरह यहाँ नीलमणि शैल जो है नहीं प्रस्तुत है और प्रस्तुत नहीं है, लेकिन उसको प्रस्तुत मान लिया गया है श्री कृष्ण के बदन पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ये मुख्य टॉपिक आपको कवर किए जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि आपको सारे प्रश्न बड़े अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप अपने डाउट तुरंत कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं निश्चित तौर पे उसे सही करूंगा और आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसे अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।